विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः है 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्यतः है 4 भेद होते हैं। बच्चों, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले आपको विशेषण के चारों पहले उनके नाम याद होने चाहिए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की सीधी सी परिभाषा, साधारण सी परिभाषा ये है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, भाव आदि का बोध करवाया जाता है तो ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो अपन व्यवस्थित रूप से गुणवाचक विशेषण की परिभाषा को आगे। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। एक बार परिभाषा दोबारा है गुणवाचक विशेषण की, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे गुण कौन कौन से? गुण है अच्छा, भला, दानी, सुशील, सभ्य, नम्र। दोष बुरा, अशिष्ट, असभ्य, कंजूस, चोर, झूठा। रंग, आप रंगों के नाम अच्छे ढंग से जानते हैं, काला, लाल, हरा, पीला, सफेद। और आप प्राथमिक रंगों के बारे में अगर जानना चाहें तो नीला, नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक रंग है। याद रखना, प्राथमिक रंगों के अंतर्गत नीला, नीला, हरा, लाल। रूप सुंदर, कुरूप, दर्शनीय आदि। बात आती है दिशा। 4 दिशाओं के नाम आप अच्छे ढंग से जानते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, बाहरी, ऊपरी, भीतरी। उसके बाद में देश। देश स्थान के बारे में, यहाँ राज्य का नाम भी आ सकता है, जिले का नाम भी आ
विशेष यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भारतीय, पाकिस्तानी, चीनी, जापानी, पंजाबी, राजस्थानी। बात करते हैं भारतीय। भारतीय नमक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो नमक की विशेषता बताई जा रही है। कौन सा नमक? भारतीय नमक। पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, उनको भारत मारना चाहता है, तो घुसपैठिए की विशेषता कौन से घुसपैठिए? पाकिस्तानी। चीनी, जापानी, पंजाबी, राजस्थानी। बात आती है काल की, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, आगामी। आयु, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर, जवान आदि। अब बात करते हैं उदाहरणों की। जैसे आपके सामने उदाहरण है कि फलों में आम सबसे मीठा होता है। फलों में आम, फलों में आम मीठा होता है। आम सबसे अधिक मीठा होता है, लेकिन ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं, फलों में आम मीठा होता है। तो आम के अंदर कौन सा गुण है? मीठा। तो यहाँ पर मीठा होना उसका क्या है? गुण है। तो ये हो जाएगा विशेषण में गुणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं कि वह लड़की बहुत सुंदर है। वह लड़की बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर उसका गुण कौन सा है? गुण उसका सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये हो जाएगा पर्याय विशेषण। क्या हो जाएगा? पर्याय विशेषण। ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। बात करते हैं चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया, तो चोर है वो चोरी करने वाला है, तो चोरी करते हुए चोर पकड़ा गया, तो उसका ये गुण है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि मोहन एक उदार व्यक्ति है। मोहन एक उदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर मोहन में गुण है, कौन सा गुण है? उदारता का गुण है। तो यहाँ पर उदार गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा। उसके गुणवाचक विशेषण के बाद में आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? 2 नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण जो सत्य संज्ञा व सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 5 पेन हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो पेन है उनकी विशेषता ये है कि मेरे पास कितने पेन है? 5 पेन। 5 एक संख्या है, 5 एक क्या है? संख्या। अर्थात संज्ञा की
संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कक्षा में 40 छात्र बैठते थे। इस कक्षा में 40 छात्र बैठते थे या पढ़ते थे। इस कक्षा में 40 छात्र पढ़ते थे। आज वर्तमान में तो संख्या शून्य है, लेकिन कोई समय यहाँ पर कितने विद्यार्थी बैठते थे? 40 विद्यार्थी बैठते थे, 40 छात्र पढ़ते थे। तो यहाँ 40 क्या है? संख्यावाची विशेषण। बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का जब बोध होता है तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जब संख्या का पूर्णतया बोध नहीं होता है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते। बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जब किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता की निश्चित संख्या का बोध होता है तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। जैसे एक लड़का बाजार गया, तो यहाँ पर लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लड़कों की संख्या बताई जा रही है कि एक लड़का बाजार गया है या एक से अधिक गए हैं। तो यहाँ पर लड़के की संख्या निश्चित है, एक लड़का गया बाजार, और ये उस लड़के की संख्या संबंधी विशेषता बताई जा रही है। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन गणनावाचक विशेषण की। गणना जिसको गिना जा सकता है। जैसे अपने पास 10 पेन है और उन पेनों को अपन गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे इसी तरह से गणना आगे तक बढ़ सकती है। तो ये होता है गणनावाचक के विशेषण। बात करते हैं क्रमवाचक विशेषण। क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से ये होता है क्रमवाचक के विशेषण। फिर बात करते हैं आवर्ती। आवर्ती का अर्थ होता है बढ़त होती है, वर्गों में चलता है। जैसे पहले 1 था, फिर 1 और 1 को मिलाया तो दुगुना हो गया, फिर तिगुना हो गया, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। तो ये होता है आवर्ती वाचक। फिर आता है समुदायवाचक। एक समूह में, जैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ दोनों शब्द है, वो समूह का बोध करवा रहे हैं। उसके बाद में आया तीनों बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, चारों चोर हैं, वो गांव के बाहर बैठे थे, 5 पंच हैं, उन्होंने न्याय की, और 8 लड़के बाजार गए हुए हैं। तो इस प्रकार से समुदाय, एक समूह का बोध करवाया जाता है, उसे समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं अपन समुच्चयवाचक। समुच्चय का अर्थ होता है चीजों का एक गुच्छा बना होता है। जैसे दर्जनों के लिए, जोड़ा, युग में, चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा नाम आया, सतसई, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई में 713 से 719 तो ये बताए जाते हैं, तो ये गुच्छा है। तो यहाँ पर ये समुच्चयवाचक होता है। प्रत्येक बुद्ध, जैसे अब हम कहते हैं प्रत्येक विद्यार्थी पढ़कर आना, हर एक आदमी सचेत रहता है, 2 लोगों को जाने की अनुमति है, एक विद्यार्थी मेरे पास से होकर गुजरे, प्रति विद्यार्थी गृह कार्य करके गए। तो ऐसे शब्दों को अपन जहाँ प्रयोग करते हैं वहां प्रत्येक बोधक यानी प्रति एक का बोध होता है, वहां पर प्रत्येक बोधक
संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। अनिश्चित इसी का उल्टा है। जब किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए तब उसकी संख्या अनिश्चित रहती है तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे कई लड़के बाजार गए हुए, तो यहाँ पर कई लड़के हैं वो बाजार गए हुए, कोई लड़कों की संख्या है वो निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर कई में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। बहुत आदमी, तो यह आदमी कितने निश्चित नहीं है। सैकड़ों कर्मचारी, कर्मचारी भी कितने सैकड़ों है, दर्जनों के लिए, अब कितने के लिए पता नहीं, गिना नहीं कर सकता, उनको निश्चित नहीं है। लगभग 200 रुपए, थोड़े से अधिकारी, तो यहाँ थोड़े से, लगभग 200, सैकड़ों, बहुत, ये सारे अनिश्चित हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब बात करते हैं आगे परिमाणवाचक विशेषण की। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, नाप या तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं से मापा जाता है, जिनको गिना जाता है उनमें संख्यावाचक विशेषण होता है, जिनको मापा जाता है, तोला जाता है, माप तोल संबंधी जो विशेषता बताई जाती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा धन, सब धन, 10 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर 10 मीटर कपड़ा है, मापा जा रहा है, सब धन है, थोड़ा है या थोड़ा पानी है, ये यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद। परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने उपभेद होते हैं? 2। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिसमें परिमाण निश्चित होता है, मात्रा निश्चित होती है, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 4 लीटर दूध कितना है? 4 लीटर, ठीक है। 10 किलो चीनी, चीनी कितनी है? 10 किलो है। कपड़ा है 4 गज कपड़ा, कपड़ा कितना है? 4 गज है, ठीक है, पूरा निश्चित है, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से तात्पर्य है कि ऐसी मात्रा या मापतोल जिसकी निश्चितता का बोध नहीं होता है या अनिश्चित होती है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत दूध, बच्चे ने आज बहुत दूध पिया, तो बच्चे ने निश्चित नहीं है कि कितना दूध पिया, सब धन मुझे दे दो। अब उसके पास कितना धन है उसका पता नहीं है, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है मापतोल की, तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा पानी पिलाओ, बहुत घी, कुछ चीनी, तो यहाँ पर बहुत, थोड़ा, कुछ, ये सारी चीजें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक सर्वनाम शब्द से बना है, अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु की ओर निर्देश या संकेत कर उसकी विशेषता बताई जाती है, वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे किसी वस्तु या चीज की तरफ संकेत किया जाता है, जैसे वह नौकर नहीं आया, उस नौकर की तरफ संकेत कर रहे हैं अपन कि वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ पर नौकर की विशेषता बताई जा रही है। नौकर की विशेषता किससे बताई जा रही है? वह शब्द से बताई जा रही है, तो वह शब्द है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। बात करते हैं यह लड़का अच्छा है, लड़का है वो अच्छा है। कौन सा लड़का? जो यह लड़का है, लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, तो संकेत करके बताया जा रहा है कि यह लड़का अच्छा है। अपन बात करते हैं कि वह
घर मेरा है, वह घर मेरा है। तो घर की तरफ अपनी इशारा कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं और निर्देश करके बता रहे हैं कि वह घर मेरा है। तो इसलिए ये हो गया सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और संज्ञा शब्दों से पहले, और वो सर्वनाम शब्द है वो एक निर्देश देते हैं, संकेत करते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। अपन बात करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। और इन अवस्थाओं का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? 3। पहली है मूलावस्था। मूल प्लस अवस्था से बना है मूलावस्था, मुख्य अवस्था या सामान्य अवस्था। दूसरी आती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरी आती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण की तुलनात्मक दृष्टि से 3 विशेषताएं मानी जाती हैं। सबसे पहले आती है मूलावस्था, फिर आती है उत्तरावस्था और फिर आती है उत्तमावस्था। ये अवस्थाएं क्या है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो बच्चा एक ही है और उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पर होता है मूलावस्था। जैसे बालक सुंदर है, बालक सुंदर है। जैसे अपना ही बालक ले लेते हैं, अपन बात करते हैं राकेश बहुत सुंदर है या राकेश सुंदर लड़का है, तो यहाँ पर ये होती है उसकी मूल अवस्था। विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। बात करें राकेश और महेश, 2 बालक हैं, उनमें से अपन राकेश को सुंदर बताएंगे, तो अपन बताएंगे कि राकेश महेश से सुंदर है, राकेश महेश से सुंदर है। तो यहाँ पर से सुंदर का प्रयोग हो जाएगा, ये इसकी हो जाएगी उत्तरावस्था। बात करते हैं उत्तमावस्था की। उत्तमावस्था में बहुतों में से एक को श्रेष्ठ कम या ज्यादा बताया जाता है, बहुतों में से एक को श्रेष्ठ या कम ज्यादा बताया जाता है। तो यहाँ पर महेश है, राकेश भी है और अन्य 20 लड़के खड़े हैं, उनमें से अपन को महेश को सुंदर बताना है या अच्छा बताना है, तो अपन कहेंगे सबसे सुंदर। क्या कहेंगे? सबसे सुंदर। तो ये विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं हैं। तुलनात्मक अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे अपन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ की बात करें तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। इसी प्रकार से कौन सा भी विशेषण शब्द है अपन उसको 3 अवस्थाओं में रख सकते हैं। जैसे अच्छा, अच्छा से अच्छा, 2 के बीच तुलना करनी हो तो कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था। बहुतों के साथ तुलना करनी हो तो उत्तमावस्था, और एक ही हो उसी को बढ़ा चढ़ा करके बताना हो तो मूला अवस्था। सबसे अच्छा, श्रेष्ठ को श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम भी कर सकते हैं। यहाँ पर कर और कम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे श्रेष्ठ है, यहाँ पर 2 के बीच में श्रेष्ठतर और सबसे श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठतम भी कह सकते हैं। इस प्रकार से विशेषण की तुलनात्मक जो अवस्थाएं हैं उनकी तुलना अपन कर सकते हैं।
आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे कारक काल और वाच्य, कारक काल और वाच्य।